नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कहा जाता है कि समझने ही नहीं देती है ये सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं दिखता तो कभी आईना नहीं दिखता। देखिए, आपको बखूबी मालूम है कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। आप ये भी जानते हैं कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। कई सवाल है जो आपको परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे। और जनाब, सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि अब आगे बिहार का और बिहार के लोगों का क्या कुछ होगा। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप देख रहे हैं कि बिहार में हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस पूरे समीकरण को, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि वो कैसे, कब उनको राज्यसभा में जानी है, कब विधान परिषद से इस्तीफा देनी है, कब सदस्यता ग्रहण राज्यसभा की करनी है और कब उन्हें मुख्यमंत्री के दायित्व से अपने को किनारे कर लेना। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ठीक है, मीडिया में कयास लगते रहते हैं, लगना भी चाहिए। जो आपका सवाल है कि वो कब इस्तीफा दें, 14 अप्रैल को नीतीश कुमार जी अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इस्तीफा देने के लिए उनको गवर्नर साहब के पास जाना हो। विधान परिषद से इस्तीफा देने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं थी सदन में, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। लेकिन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए उनको जाना पड़ेगा राज्यपाल भवन और वहां जाकर के गवर्नर साहब के यहाँ उनको अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। तो 14 अप्रैल, और इसको हम लोग सेंस कैसे कर रहे हैं कि जो 7 सर्कुलर रोड वाला आवास है उसमें कल से सामान की शिफ्टिंग शुरू हो। तो चूंकि 30 मार्च को नीतीश कुमार जी उस आवास को देखने गए थे और कल से उसमें सामान की शिफ्टिंग शुरू हो गई है, तो सुचिता के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर 14 अप्रैल को वो इस्तीफा करते हैं तो 15 अप्रैल को वो अपने आवास में शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस्तीफे को लेकर के तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और 15 तारीख को वो शिफ्ट भी कर जाएंगे। यानी कि हम इस बात को लगभग तय माने कि 14 तारीख यही वो तारीख होगी जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है और एक खरमास वाली बात है कि इस्तीफा भी देंगे तो 14 अप्रैल को, जब वो खरमास खत्म हो जाएगा तब देंगे। और इसकी जो थोड़ा सा जो सेंस हमने किया था, जब दिल्ली में राज्यसभा का वो गए थे ओथ लेने के लिए बतौर सदस्य, जब उनको पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि 4-5 दिन के बाद मैं अपनी जिम्मेवारी किन्हीं और को ट्रांसफर कर दूंगा। वो विजुअल है। तो जब नीतीश कुमार जी ने ही इस चीजों को स्पष्ट कर दिया तो सारे कयासों पर विराम लगा। और आज भी मैंने देखा कि जिस तरह से न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग आ रहे हैं उसमें 14 अप्रैल की तारीख ही मानी जा रही है। वैसे राजनीति में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, 4 घंटे के बाद कौन सी हलचल हो जाएगी, कौन सा घटनाक्रम हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। संभावनाओं पर ही हम लोग बात कर सकते हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि इसकी पूरी संभावना है कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी गवर्नर साहब को अपना इस्तीफा सौंप देंगे, मुख्यमंत्री के दायित्व से अपने को किनारे कर देंगे। बिल्कुल, यानी कि 14 तारीख वो तारीख हो सकती है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो सवाल सबके ज़हन में है, सबको परेशान कर रहा है, $1 मिलियन वाला सवाल यही है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम चल रहे हैं, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? दो स्थितियां बनती है बीजेपी को लेकर के। एक तो होता है कि जो बीजेपी
जिन चेहरों पर दांव लगाती है, जो विजिबल फेस है, वो विजिबल फेस में सम्राट चौधरी जी हैं, जिनके फेस को लोग रिकॉग्नाइज कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभाओं में जब समृद्धि यात्रा कर रहे थे तो बजाते, जिसको कहते हैं ना कि शोल्डर टैप कर करके बताया कि देखिए अब इन्हीं को बिहार देखनी है, इन्हीं को बिहार संभालनी है। और जेडीयू के नेताओं का भी बयान आता है कि जो भी मुख्यमंत्री होंगे वह नीतीश कुमार जी के पसंद के होंगे, बिल्कुल उनकी पसंद के होंगे। लेकिन जो बीजेपी अपने तरीके से पहली बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है बिहार में, जब से आजादी मिली है उसके बाद शायद ये पहला मौका होगा जिसमें बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो बीजेपी और बीजेपी का संघ के साथ जो एक कनेक्शन है, तो संघ की सहमति किन पर बनती है, बीजेपी पार्टी की सहमति किन पर बनती है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी किनको पसंद करते हैं, और नीतीश कुमार जी किनको फेवर कर रहे हैं कि ठीक है मैं मुख्यमंत्री के दायित्व की जिम्मेवारी से अपने को किनारे करता हूं, बीजेपी ही अपना मुख्यमंत्री बनाए लेकिन इनको आप मुख्यमंत्री बनाइए। ये सारे चीजों के बीच में जो कयास चल रहे हैं उसमें अभी तक वैसे तो 14-15 नाम मैं देख रहा था कि चल रहे थे, थोड़ा फिल्टर होकर के, जैसे आपका ये है अनफिल्टर्ड, वहां जो फिल्टर्ड होकर के जो तो वहां जो फिल्टर होकर के चीजें आई हैं उसमें ट्रिपल एस पर बात हो रही है, बिल्कुल S3 का जिक्र हो रहा है जी। तो इस S3 में कौन कौन है ये भी हम चाहेंगे कि आप ही बता दीजिए। सम्राट चौधरी जी हैं, वो एस से ही शुरू होते हैं। बिल्कुल। संजीव चौरसिया हैं, उन पर बात चल रही है, और श्रेयसी सिंह हैं, इन पर बात चल रही है। अब इन तीनों का समीकरण देखिए, क्या नीतीश कुमार जी लौकुश से इतर तैयार होंगे? तो अगर उससे इतर तैयार नहीं होंगे तो अगर लौ नहीं है तो कुश के रूप में सम्राट चौधरी होंगे, जो ओबीसी के बड़े चेहरा है, एक्सेप्टेड फेस है। महिला अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी, बीजेपी इस तरह का प्रयोग कर रही है, चूंकि अभी तुरंत महिला आरक्षण भी लाने वाला है, और रेखा गुप्ता दिल्ली उदाहरण है हमारे सामने। रेखा गुप्ता दिल्ली में है, तो श्रेयसी सिंह पर चूंकि एक वैसा साफ सुथरा चेहरा जिसको लेकर के एक उम्मीद बन सकती है कि नीतीश कुमार ने जो एक बड़ी लकीर खींची है, चूंकि नीतीश कुमार ने एक महिला कंस्टिट्यूएंसी तो बना ही दिया ना बिहार में, जहां जातियां डाइल्यूट हो गई और हर पार्ट को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, ना कोई धर्म पर बटा, ना कोई जाति में बटा, महिलाओं की एक कंस्टिट्यूएंसी हो गई। हो सकता है कि एक महिला मुख्यमंत्री देख करके बीजेपी एक प्रयोग कर सकती है, क्यों ना श्रेयसी सिंह पर दांव लगाया। आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से श्रेयसी सिंह काफी एक्टिव हो गई हैं, दिल्ली से बुलावा आ रहा है, जमुई के कार्यक्रम को रद्द कर देती हैं, उसके बाद अचानक से उन्हें दिल्ली निकलना पड़ता है, अपने आगे के प्लान्स को भी कैंसिल कर देती हैं, तो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं श्रेयसी सिंह। तो ऐसे में एक सवाल ये भी मेरे मन मस्तिष्क में उठ रहा है कि क्या राबड़ी देवी के बाद दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है क्या बिहार में? संभावनाएं तो है, और चूंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तो अमित शाह जी के साथ श्रेयसी सिंह की जो तस्वीर है और जो गेस्चर है, जिस चीज को मैंने सेंस किया, नितिन नवीन जी के साथ श्रेयसी सिंह का जो तस्वीर आई है, उसमें जो उनका जो फेशियल अपीयरेंस है, ये चीजें तो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है ना, और एक जो चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस का भाव, तो श्रेयसी सिंह की बातें 2 दिनों से काफी तेज हो गई है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से जमुई के कार्यक्रम को छोड़ करके और उनको दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली वो चली गई, तो ऐसे इसको समझिए कि कुछ लोग जो दिल्ली में थे वो खुश होकर के लौटे, नाराज होकर लौटे, वो पटना लौट गए। जो जमुई में थी उनको दिल्ली बुला लिया गया। तो सेंस कर रहे हैं कि क्या बीजेपी श्रेयसी सिंह पर भी दांव लगा सकती है, एक संभावना। जो तीसरा नाम, अगर दांव नहीं लगाती है तो क्या श्रेयसी सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा भी जा सकता है? बिल्कुल संभावना है, क्योंकि इस तरह का सरप्राइजिंग डिसीजन बीजेपी लेते रही है। आपको एक उदाहरण मैं बता देता हूं। राजस्थान में राजनाथ सिंह एक
स्लिप लेकर के गए। वसुंधरा राजे सिंधिया को उस समय तक पता नहीं था कि ये स्लिप जो उनके हाथ में है वो किनके नाम का है, और राजनाथ सिंह उनके तरफ स्लिप बढ़ाते हैं और जैसे ही वो स्लिप में नाम पढ़ती है चौंक जाती है, ये क्या। तो बीजेपी इस तरह का सरप्राइजिंग निर्णय लेते रहती है जिसमें लगता है लोगों को कि ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और बीजेपी कहीं और दांव लगा देती है। तो इस तरह से चौंकाने वाले निर्णय के लिए बीजेपी जानी जाती है, और इसीलिए मैं कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी अपना बनाने जा रही है तो कोई वैसे चेहरे पर बीजेपी दांव नहीं लगाएगी जिसकी वजह से बीजेपी के ऊपर सवाल उठने लगे कि भाई आपने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन जो नीतीश कुमार ने जो ट्रिपल सी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, नीतीश कुमार जो बदलाव के वाहक बने, चीजें तो वहीं की वहीं छूट गई। तो चुनौतियां तो है ना बिहार के सामने, चैलेंजेस तो हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का चैलेंज है, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का चैलेंज है, 94 लाख परिवारों का करप्शन तो इतना बड़ा है कि भाई जा रहा है, वो भी चैलेंजिंग है। बिल्कुल, करप्शन तो इतना है कि आपने भी देखी, ये कवर की होगी, 94 में एक व्यक्ति दरोगा बनता है और 2026 में चाय का बगान खरीद लेता है डीएसपी बन के, 80 करोड़ रुपए उसके यहाँ पकड़े जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी राशियां, ये बिहार की ही लूटी हुई पैसा तो है उनके पास, और कहां से पैसा आता है। और हर दिन ईडी का जब रेड होता है तो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। करप्शन एक बड़ा चैलेंज है, युवाओं के सपने एक बड़े चैलेंज है। जो आपने अपना मैनिफेस्टो जो दिया, उस मैनिफेस्टो में जितनी बातें की हैं, और नीतीश कुमार तो 30 तक का रोड मैप और ब्लूप्रिंट बता करके निकल जाएंगे कि हमने तो रोड मैप भी बना दिया, हमने उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया, और हमने जिम्मेवारी भी ट्रांसफर कर दिया कि चलिए आप देखिए, आप व्यवस्था को, बिहार को बेहतर बनाइए। तो वहां पर केंद्र और खास करके बीजेपी, केंद्र में चूंकि एनडीए की सरकार है, कोई ऐसे चेहरे पर दांव लगाएगी जो ईमानदार भी हो, जोश और ऊर्जा भी उनमें हो, और करने की उनके अंदर में एक अद्भुत तरीके का जोश भी। तो एक कहते हैं ना कि युवा जोश और एक अनुभवी चेहरा का जब एक मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसमें श्रेयसी सिंह को देखा जा रहा है कि कहीं बीजेपी श्रेयसी सिंह पर दांव न लगा दे। और एक जो तीसरा नाम, वो तीसरा नाम है संजीव चौरसिया जी। संजीव चौरसिया था जी, तो अति पिछड़ा बैकग्राउंड से वो आते हैं, संघ का उनका बैकग्राउंड है। उनके पिताजी गंगा बाबू का तो बड़ा योगदान रहा है, गवर्नर भी रहे वो। तो संजीव चौरसिया जी भी माने जाते हैं कि वो भी बड़ा सधे हुए, संतुलित और थोड़ा मिक्सअप करने वाले व्यक्ति। तो क्या संजीव चौरसिया पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है कि एक ऐसे व्यक्ति पर दांव लगाते हैं जो हमारा एक बड़ा वोट बैंक, जो 36% का वोट बैंक है, नीतीश कुमार जी ने उसको भी एक कंस्टिट्यूएंसी बनाया है, उसके बीच से एक हम नेता थे। चूंकि अभी तक मैं देख रहा हूं इधर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहा है कि अति पिछड़ा में कर्पूरी ठाकुर के बाद जिम्मेवारी किन्हीं को नहीं दी गई। तो हो सकता है कि कर्पूरी ठाकुर के बाद फिर बीजेपी किसी अति पिछड़ा पर दांव लगा दे। तो ये 3 नाम चल रहे हैं, और कभी कभी तो चौंकाने वाले नाम आते हैं कि कोई दलित चेहरा भी हो सकता है। तो हम लोग संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, लेकिन 3 लोगों का नाम जो 3S से शुरू होता है, ये थोड़ा लग रहा है कि बीजेपी इन पर दांव लगा सकती है। अभी आपने दलित चेहरे का जिक्र किया और अचानक से मेरे मन में एक चेहरा आ गया, नाम चिराग पासवान है। आपको याद होगा कि बीते दिन अरुण भारती ने भी छोटा मोटा नहीं बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद एक बार फिर से हंगामा मच गया था। क्या लगता है, चिराग पासवान की भी चर्चा शुरू हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे जो लगता है कि बीजेपी ये अवसर किसी भी कीमत पर नहीं खोएगी। अगर दलित चेहरा पर ही दांव लगाना होगा तो बीजेपी के पास भी दलित चेहरे हैं, जिसमें कई नाम फ्लोर पर आ रहे हैं। वो जनक राम से लेकर के गुरु प्रकाश पासवान तक के नाम आ रहे हैं, और भी कई दलित चेहरे का नाम आ रहा है। ये तो तय है, जितना मैं समझ पाता हूं पॉलिटिक्स को,
कि बीजेपी ये अवसर किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है। और आपको विजय सिन्हा का वो बयान याद होगा कि जब वो अटल जी की जयंती में बोल गए थे, हालांकि बाद में वो स्किप कर गए, कि अटल जी का सपना तभी आकार लेगा जब बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा। ये अपॉर्चुनिटी बीजेपी लूज नहीं करेगी। और हम थोड़ा अगर और पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने भी बड़ा बयान दिया था क्षेत्रीय दलों को लेकर के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी वो गलती दोहराना नहीं चाहेगी, लंबे समय से सपना अधूरा है, उसको पूरा करना चाहेगी, अपना मुख्यमंत्री बीजेपी का बिहार में पहला। नहीं, सहमति चूंकि बन चुकी है। नीतीश कुमार जी, जिनके पास 85 विधायक हैं, जिनके 12 सांसदों के सहयोग से केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है, जब उन्होंने सहमति दे दी कि ठीक है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, मैं राज्यसभा में चला जाता हूं और मैं केंद्रीय भूमिका में आ जाता हूं, तो बीजेपी इस अपॉर्चुनिटी को फिर ट्रांसफर कहीं नहीं करे। वो चाहे जितने भी एक्सेप्टेड, विजिबल और प्रोमिनेंट फेस हों, बीजेपी अगर इस अपॉर्चुनिटी को गवा दी तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के पास निकट भविष्य में कोई अवसर आने वाला है। इनके गठबंधन के साथी तो चाहेंगे ही ना कि हम ही पर दाव एनडीए लगा दे, लेकिन बीजेपी के पास 89 विधायक है और 89 विधायक वाली पार्टी अपने पार्टी की जगह पर किसी और पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जो आपने अरुण भारती जी तो बोल ही रहे हैं, चिराग पासवान भी बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी इस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करेगी। जहां तक मैं चीजों को समझ पाता हूं, वो अपना बनाएगी, वो बिल्कुल अपना बनाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर ये फैसला थोपा गया है? मैं बात कर रही हूँ तेजस्वी यादव के बयान का। आपने देखा बीते दिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार का फैसला नहीं है, थोपा जा रहा है ये फैसला नीतीश कुमार के ऊपर। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जायज बात कह रहे हैं? बीजेपी क्या वाकई में थोप रहे हैं ये फैसला नीतीश कुमार के ऊपर? आपको थोड़ा हम फ्लैशबैक में ले चलता हूं जी। आपको याद होगा जब अमित शाह जी से पूछा गया था कि क्या होगा भाई ये बिहार में, तो उन्होंने कहा था कि टाइम बिल से। फिर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा विधायक दल के नेता तय करेंगे कि चुनाव परिणाम के बाद बिहार का मुखिया कौन। जो तीसरी बात आई, अभी नाविका कुमार एक इंटरव्यू कर रही थी उनका, उसमें उन्होंने कहा आप हमें इतना इमेच्योर समझते हैं कि मैं आपको बता दूं कि किनको हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे। बार बार स्केप करना। लेकिन इसके बाद विपक्ष की क्या आवाज थी? अचेत, असहाय, लाचार, खटारा। कहते थे कि 15 वर्ष में, हाँ बिल्कुल हाईजैक्ट, खटारा गाड़ी भी 15 वर्ष में लोग हटा देते हैं, इनको आप लोग क्यों ढो रहे हैं? आखिर विपक्ष को नीतीश प्रेम इतना क्यों जग गया भाई कि वो सारे प्रतिभा, सारी योग्यता नीतीश कुमार में दिखने लगी? ये कुछ नहीं है, ये विपक्ष अपना हैमर करती है और होना भी चाहिए। तो विपक्ष तो इस तरह से कहेगी ही ना कि देखिए, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ किया, बिहार में भी रीपैकेजिंग करके और नीतीश कुमार को ये किया। जहां भी बीजेपी जाती है अपने अलायंस पार्टनर को इस तरह से खत्म कर देती है। विपक्ष वो कहेगी। लेकिन एक बात आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूं, अगर नीतीश कुमार स्वस्थ होते तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार सत्ता से अपने को किनारे कर लेते, या विपक्ष उन पर दबाव बना देती, या भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बना देती और दबाव बना के कहती कि चलिए अब आप केंद्रीय भूमिका में जाइए, बिहार की जिम्मेवारी बीजेपी को दीजिए। ऐसा आपको लगता है कि बीजेपी को इतनी ताकत थी? भाई नीतीश कुमार कितने स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ नहीं है, वो तो उनके न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक्स बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर के जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें दिखी, मंच से जो दिखा, राष्ट्रगान से लेकर के विधानसभा से लेकर के और जगह, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा असहज तो कर ही दे रहा था ना।
शायद स्वास्थ्य कारण भी रहा होगा जब नीतीश कुमार जी ने पावर ट्रांसफर करने का निर्णय लिया होगा और लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी बिहार में, तो उस समय निर्णय लिया गया होगा कि अभी चूंकि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लोगों ने वोट किया है, अभी अगर मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी नीतीश कुमार को नहीं देते हैं तो इसका गलत संदेश जाएगा। शायद इसको लेकर के नीतीश कुमार जी को एक विंडो पीरियड दिया गया और जैसे ही राज्यसभा का आया कि भाई अब आपको नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, निर्वाचित होना है, नीतीश कुमार एक सेरिमोनियल एग्जिट के तरह, एक सेफ एग्जिट की तरह यहां से केंद्र की भूमिका में चले गए। दबाव वाली बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं और वहां पर जाकर के टिक जाता हूं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर। अगर वो स्वस्थ होते, अब भाई कोई आदमी स्वस्थ नहीं है तो फिर आप उनको जिन शब्दों से नवाजिए, इस वजह से, उस वजह से, दबाव से, फलाना से उनको हटाया गया, वो आपकी स्वतंत्रता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे में आपने भी देखा होगा और कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं निशांत कुमार को भी लेकर के। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर निशांत कुमार का एक बयान वायरल हो जाता है और उस समय मैंने भी निशांत कुमार का एक इंटरव्यू किया था जिसमें पूछा था कि कहा जा रहा है कि बीजेपी आपके पिताजी के साथ खेल कर सकती है। तो मुझे याद है कि उन्होंने साफ तौर पर मुझे कहा था कि अमित अंकल बोल कर गए हैं कि पिताजी ही मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के। और अब चर्चाएं ये हो रही है निशांत कुमार को लेकर के कि निशांत खुश नहीं है, निशांत को मनाया जा रहा है। अब भी इन चर्चाओं में कितना दम है? देखिए, अब निशांत कुमार से मेरी अगर बात होती तो मैं बड़ा आत्मविश्वास के साथ बताता, कॉन्फिडेंस के साथ बताता, लेकिन निशांत कुमार जी अगर राजनीति को समझते होंगे तो इतनी बात तो उनको समझ में आती ही होगी ना कि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, सीटें कम आए, सीटें अधिक आए, बीजेपी ने या इंडिया गठबंधन ने हमेशा चेहरे के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही माना 20 वर्षों तक। तो गठबंधन में पावर ट्रांसफर होता है कि कभी हमें भी तो मौका दीजिए, और उस मौके के तहत अगर ये मौका दिया गया बीजेपी को भी, ठीक है आप अपना मुख्यमंत्री दे करके देखिए। चूंकि मैं बराबर कह रहा हूं और कई चैनलों पर मैं कह रहा हूं कि जिनके ऊपर भी ताज पहनाया जाएगा मुख्यमंत्री का, उनके सामने चुनौतियां हैं। वो ताज फूलों भरा ताज नहीं है, खजाना खाली है बिहार का। मात्र बिहार के अपने हिस्से में 65,000 करोड़, 41% केंद्र का केंद्रांश और बाकी पैसे कर्ज से 4 लाख का करोड़ का कर्ज है। इनका इंटरेस्ट तो ये दे नहीं पाते हैं। वर्ल्ड बैंक से भी अब इंटरेस्ट इनको इतना अधिक हो गया है कि लोन लेने में इनको कठिनाई हो रही है। तो पहला काम है इनका कि वित्तीय जो हालत है उसको स्थिर करना। फाइनेंशियल क्राइसिस में बिहार है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो जिनको भी ये ताज दिया जाएगा, 7 निश्चय पार्ट 3, क्या लगता है अमली जामा पहन लेगा क्या? किसानों को गुलाबों वाला ताज नहीं होगा, ये कांटों भरा ताज होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, अब ये जो कांटों भरा ताज है, जब तक केंद्र बिहार के हिस्से में फंड की पंपिंग नहीं करेगी, बिहार के लिए एक बड़ा, एक माने जिसको कहते हैं कि एकदम ट्रांजिशनल फेज है कि जिसको भी ये जिम्मेवारी मिलेगी, क्रूशियल कह लीजिए, ट्रांजिशन तो हो रहा है कि ठीक है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ये शिफ्ट होगा सत्ता, लेकिन क्रूशियल फेज इस मामले में है कि उनके सामने फाइनेंशियल क्रंच वाला बिहार मिल रहा है। अब उसको कैसे वो टैकल करेंगे और केंद्र कितना उनको सहयोग करेगी, जिससे बिहार अपने जो इन्होंने बजटीय प्रोविजन कर दिया है उससे तो डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं। तो दोनों चीजों को लेकर के एक समस्या, एक सवाल है। इसलिए निशांत कुमार चीजों को समझेंगे। और जहां तक नीतीश कुमार सुचिता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है उनको जिस नाम से नवाजा जाए, लेकिन नीतीश कुमार जब गैसल रेल दुर्घटना हुआ पश्चिम बंगाल में,
लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। हाँ, अगर नीतीश कुमार ने मान लिया कि ठीक है बीजेपी अपना कोई मुख्यमंत्री बनाए, तो फिर 2 महीना और 6 महीना क्या, 10 तारीख को इन्होंने ओथ लिया, 14 अप्रैल को ये रिजाइन करेंगे कि ठीक है आप जिनको बनाना है बनाइए। और ये कभी कभी इसको हम लोग कहते हैं सेफ एग्जिट, कि एक सेफ एग्जिट इनके लिए मिला। चूंकि बिहार अभी बड़ा चैलेंजिंग स्टेट बन गया है और जिनके जिम्मे दिया जाएगा उनके लिए होगा। निशांत को मैं जितना समझता हूं, आप तो बात भी करते रही होंगी, कि वो बिल्कुल राजनीति की समझ जितना रखते होंगे, लेकिन राजनीति के गठबंधन में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। जब बीजेपी ने आपको इतनी बार मदद की, तो एक बार आप बीजेपी के लिए कॉम्प्रोमाइज कीजिए। देखते हैं निशांत की नाराजगी दूर हो पाती है नहीं हो पाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन निशांत मुझे लगता है कि तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जो भी मना लिया जाएगा निशांत कुमार को। जी। उनकी नाना जो है वो हाँ में बदल जाएगी। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार के बाद, तो क्या कुछ चैलेंजेस होगा उनके लिए, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि गैप छूटा रहेगा। नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि एक इमोशन है जो लोगों के जज्बात से जुड़े हुए हैं। तो क्या वो नीतीश कुमार की जगह ले पाएंगे? बिहारी डरे हुए हैं संजय जी। समरीन, मैं ये बता रहा हूं कि एक सवाल आया था हु आफ्टर नेहरू, कि भाई नेहरू के बाद ये देश कौन संभालेंगे। नेहरू के बाद भी कई प्रधानमंत्री आए और बेहतर प्रधानमंत्री आए, और अपने अपने कालखंड की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, और उन परिस्थितियों के साथ व्यक्ति अपने को साबित करता है, परफॉर्म करता है। बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली थी, उनके सामने पहली चुनौती क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर। वो जो लाशों का बूचड़खाना बिहार बना हुआ था, नरसंहार, मैसेकर, जिसकी संख्या, किडनैपिंग इंडस्ट्री, हाँ, और उसके बाद किडनैपिंग इंडस्ट्री जो बिहार में था, 30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे, और 5 से 10 तक का जो कालखंड था उसमें नीतीश कुमार स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपने को साबित किया। पुलिस अधिकारियों की बैठक में ये कहते थे, आपके तरीका क्या होंगे मैं नहीं जानता हूं, क्राइम शुड बी कंट्रोल्ड, और इन्होंने साबित करके दिखाया। जो सामने आने वाले लोग हैं उनके सामने जो चैलेंजेज हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे बिहार को बाहर निकालना। अब वो केंद्र से मदद लेंगे, वर्ल्ड बैंक से मदद लेंगे, कहां से मदद लेंगे वो तो वो जाने, क्या उनके ब्लूप्रिंट होंगे और जो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उनको कैसे एडवाइस करेंगे। दूसरा, जो ट्रिपल सी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया नीतीश कुमार, हालांकि करप्शन अब उससे बाहर हो गया, वो तो चीजें दिख रही हैं, आपको भी दिखती होंगी, हमें भी दिखती हैं। जी। तो लेकिन क्राइम को लेकर के नीतीश कुमार जी पर एक भरोसा बना बिहार के लोगों का। ऑर्गेनाइज्ड गैंग तो नहीं है, मैसेकर तो नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से फिर तस्वीरें आने लगी हैं, ये धुरंधर 2 की तरह गर्दन काट के सड़क पर रख दिया जा रहा है, ये बिहार तो नहीं था। ये तस्वीर तो लोग मॉब लिंचिंग की शुरुआत हो गई। ये महिला के साथ जो हुआ नालंदा में, महिला के साथ जो नालंदा में हुआ, ये तस्वीर तो बिहार की नहीं थी। 5 साल 2 साल 4 साल की बच्चियों के साथ रेप, ये राक्षसों से निपटना उनकी पहली चुनौती होगी कि क्या लॉ एंड ऑर्डर को ये फिर से पटरी पर ला पाएंगे, जो सवालों के घेरे में भी आ गया। और कम्युनलिज्म पर नीतीश कुमार जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो आपने देखा कि नीतीश कुमार के प्रति एक इमोशनल सपोर्ट, उनको लोग पसंद करें ना पसंद करें, नीतीश सबके हैं, तुम्हारे या मेरे नहीं, नीतीश तो सबके हैं। आप बता दीजिए ना कि नीतीश कुमार जी के कालखंड में कोई ऐसा दंगा जिसको लेकर के बिहार का सर शर्म से नीचे हो जाए। नीतीश कुमार जी ने वो रामनवमी का जुलूस हो, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो,
दोनों जगह पर इन्होंने अपने पुलिस को टास्क दे दिया कि अगर किसी भी तरह का ये होगा तो एसपी साहब उसके लिए जिम्मेवार होंगे। वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को उन्होंने कह दिया कि आप क्या तरीका अपनाएंगे आप जानिए। तो जो नई सरकार आएगी उनके सामने लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंशियल क्राइसिस से बिहार को निकालना, युवाओं के सपने जो आकांक्षा महत्वाकांक्षा जो आपने जगा करके इस तरह का लैंडस्लाइड विक्ट्री ले ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इथेनॉल प्लांट में अब तो 50% ही खरीदारी हो रही है ना 45%। इथेनॉल प्लांट के मालिक कह रहे हैं कि 200 करोड़ लगा करके हम टहल रहे हैं सड़कों पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन, पलायन को रोकना, ये कई चैलेंजेस हैं जिसको लेकर के किसान अभी भी किसानी छोड़ करके और शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। कहीं मुझे गार्ड की नौकरी मिल जाए वो ज्यादा बेहतर है। तो किसान रुके गांव में, उनके खेतों तक पानी जाए, उनके अनाज बिके बाजार में। अब वो मार्केट एक बड़ी चुनौती है उनके सामने। तो चुनौतियों भरा हुआ बिहार उनको मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है जान माल की सुरक्षा और एक कम्युनल हार्मोनी। अगर समाज में सद्भाव नहीं रहेगा, आप चाहे जितना कुछ भी कर लीजिए, फिर उस अशांत समाज में आप कैसे चीजों को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर पाइएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर और सामाजिक सद्भाव, ये दो बड़ी चुनौती होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस में हो सकता है कि केंद्र इनको मदद कर दे कि चलो हम पंप करते हैं। चुनौतियां कई हैं, हम लोग फिर बात करेंगे और बारी बारी से बात करेंगे। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि जो ताज मिलेगा जिनको भी, वो ताज फूलों भरा ताज नहीं, फूलों भरा ताज नहीं होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी बातचीत के लिए। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।